हेलो एवरीवन। लास्ट हमने वीडियो की थी जिसमें हमने काफ़ी सारे डाउट्स के बारे में बात की। बट अब भी अगर किसी को लग रहा है कि कोई वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो अब इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया वो हमारा बेसिक था। बट अब जो हम शुरू करने वाले हैं वही है हमारा मेन कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिससे रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू होगी। एंड मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं वो कूलम्स लॉ से आएंगे या इससे आगे जो भी हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। एंड कूलम्स लॉ में कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एंड इसमें हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर हम दो चार्जेस को पास लेके आए तो उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, जो कि डिपेंड करेगी कि वो चार्ज कौन सा है। अगर तो वो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो क्या करेंगे, वो होंगे अट्रैक्ट। अगर वो होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस और मैं कहूँ सेम चार्जेस लाइक चार्जेस, वो क्या करेंगे, रिपेल। तो ये बात तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ ली कि रिपेल क्यों, अट्रैक्ट क्यों करेंगे। बट इसमें हम ये देखेंगे कि जब वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें फोर्स कितनी होगी। तो इसमें हम फोर्स को पता करने के लिए हमारा जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था कूलम। कूलम ने आके बताया कि जो हमने लास्ट क्लासिकल में कंसेप्ट पढ़ा था न्यूटन का लॉ, तो सीधा सीधी बात करें तो कूलम जो था वो काफ़ी बड़ा फैन था न्यूटन का। तो उसने काफ़ी कंसेप्ट जो थे वो न्यूटन से ही उठाए हुए थे। तो ये कंसेप्ट शायद आपने देखा भी हो, न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जो कि पॉजिटिवली चार्ज है एंड सेकंड चार्ज है Q2 जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फर्स्ट फोर्स होगी F12 फोर्स वो फोर्स होगी जो ये वाला Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगाएगा, और F21 फोर्स वो वाली फोर्स होगी जो सेकंड चार्ज Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। तो आई होप कि ये आपको पता होगा, ये हम +1 में पढ़ चुके हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में। ओके, सेम चीज सेकंड में होगी बट ऑपोजिट होगी। उसमें F12 F21 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। तो इन दोनों से उसने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि F12 इज इक्वल टू F21। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, ये शो कर रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट। मीन्स कि यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 1। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स F। उसने सीधी बात कही कि ये फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। ये फोर्स सबसे पहले डिपेंड करेगी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना बड़ा चार्ज है कितना छोटा चार्ज है, Q1 और Q2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, उन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। एंड सेकंड चीज थी जो उसने बताई कि वो डिपेंड करती है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों में डिस्टेंस कितना है। जितना वो दूर जाएंगे एक दूसरे से उतनी फोर्स कम होगी, जितना वो एक दूसरे के पास आएंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। तो सीधी सीधी बात है भाई, पास आ रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स उल्टी होगी, बढ़ जाएगी। अगर वो दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स कम हो जाएगी। इन दोनों को हमने .1 या .2 लिख सकते हैं आप। तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या मिल गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड लॉ में कि जब भी हमारे पास कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का साइन आ जाए
तो वो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम वहाँ पर एक इक्वल टू का निशान तो लगाते ही हैं, उसके साथ हमें लगाना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी लगानी पड़ती है। वो कांस्टेंट टर्म हमने यहाँ पे कौन सी लगाई, के। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपको याद हो तो +1 में हमने एक पढ़ा था चैप्टर ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन था वो था न्यूटन का। सो न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिए थे कि दो अगर मास लें हम, दोनों मास में एक मास लिया हमने स्मॉल m, सेकंड मास लिया हमने कैपिटल M, और दोनों में हमें फोर्स पता करनी हो तो वो कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि एक चार्ज लिया Q1, एक चार्ज लिया Q2, उन दोनों में फोर्स पता करनी है तो वो कितनी होगी। तो भाई इन दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं और थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें भी हैं। जैसे कि वहाँ पे हम बात करते थे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की, कि वो मास m1 m2 सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो चार्ज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल भी कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात कही मैंने कि जो हमारा कूलम था वो था एक फैन, किसका, न्यूटन का। तो उसने जो के की वैल्यू निकाली थी, बट रुकी इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला तो बता दूं इसका, कि जो हमने लास्ट +1 में फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल था दिया था और इसकी जगह इक्वल टू लगा के हमने कैपिटल G लगा दिया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दोनों फॉर्मूले कुछ सेम से तो लग ही रहे हैं। तो ये जो G की वैल्यू थी ये फाइंड की थी हेनरी क्वेंडिश ने। तो हेनरी क्वेंडिश ने ये G की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जिसका नाम था टॉर्सन बैलेंस। सो वही सेम इंस्ट्रूमेंट यूज किया था कूलम ने अपने K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट रही कि भाई शायद ये जो K की वैल्यू थी उसने कोई वैल्यूज या कह लें कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यूज़ करके निकाली थी या फिर ऐसी तुकबंदी कर दी थी। तो इसका मेन रीज़न ये था इस डिबेट का कि जब हम दो मासेस लेंगे उन दोनों को एक जगह पे रखना काफ़ी आसान था एज़ कंपेयर टू दो चार्जेस को, क्योंकि दो चार्जेस लेंगे तो हमने उस लेक्चर में पढ़ा था डिस्चार्जिंग। तो दो चार्जेस को एक जगह पे रखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि चार्ज काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फिर भी इतनी सारी डिबेट के बाद भी जो कूलम का K की वैल्यू थी वो सही निकली। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो लास्ट में हमने K की वैल्यू कही, K कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे हमने इसमें G की वैल्यू भी फाइंड की थी, G की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी, G इज इक्वल्स टू F आर स्क्वायर अपॉन mm के साथ। तो वैसे हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, बट वैल्यू हम K की इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते थे, पर कुछ मैथमेटिकल रीजंस के कारण हम इसकी डेफिनेशन का यूज़ नहीं करते। हम एक चार्ज को डिफाइन करने के लिए या उसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए करंट का यूज़ करते हैं। सो करंट क्या है हमारे पास, करंट क्या है, करंट है इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि यूनिट क्या है चार्ज के यूनिट है साइंटिस्ट का ही नाम, तो उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था, कूलम। सो अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और अगर हम बात करें एक कूलम की, सो एक कूलम चार्ज
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो अब अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपनी डेफिनेशन में या अपने करंट के फॉर्मूले में, तो हमें प्रैक्टिकल वे से के की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो शायद आपके सिलेबस में हो, तो अगर हुआ तो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे इसका, जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो के की वैल्यू इसमें अप्रॉक्सीमेटली पहले ही आपको दी होगी, जो कि कूलम्स ने निकाली हुई है 8.99 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको इसके पास की वैल्यू वहाँ पे फाइंड करनी होती है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि के को इस साइड पे रखा और एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 को दूसरी साइड पे ले गया, एंड इसके मैंने इसमें से यूनिट फाइंड कर लिए। एफ फोर्स न्यूटन, आर रेडियस या डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 ये दोनों चार्जेस हैं। तो यही यूनिट आ गए हमारे लास्ट में। बट अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में हम यहाँ पे 8.99 की जगह 9 यूज़ करेंगे। तो ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट लेक्चर्स की, तो आगे चलकर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो ये फोर्स वाला कंसेप्ट बैकग्राउंड में चला जाएगा एंड हमारे पास एक नया कंसेप्ट आएगा जो कि होगा फील्ड कंसेप्ट। तो कुछ रीजंस हैं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जिसके कारण ये कंसेप्ट जो है फोर्स वाला ये फेल हो गया, या फेल हो गया नहीं कह सकते, ये उन कंसेप्ट में काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट बनाना पड़ा जिसका नाम था फील्ड कंसेप्ट। तो आगे चलकर आप इस फोर्स वाले कंसेप्ट को ज़्यादा नहीं देखोगे, आप फील्ड वाले कंसेप्ट को ही ज़्यादा देखोगे। तो इस फील्ड वाले कंसेप्ट में हम के की वैल्यू को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 1/4 पाई हो गया हमारा कांस्टेंट, एंड ये जो एप्सिलॉन है अभी तक के लिए आपको ये, आप सिर्फ ये जान लीजिए कि इसको हम कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंड ये भी हो गया हमारा कांस्टेंट। तो इसी के की वैल्यू को अब हम जब कूलम्स लॉ में पुट करेंगे तो हमारा कूलम्स लॉ कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक कूलम्स लॉ खत्म। तो अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के कुछ की पॉइंट्स की, कि कूलम्स लॉ में हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो फर्स्ट चीज़ है कूलम लॉ की, या प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं हम इसको, कि कूलम लॉ वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस क्या होता है, तो जैसे कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में +1 की बुक में पढ़ा होगा पॉइंट मास, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिसका डायमेंशन ना हो कोई भी, या कह लो डायमेंशन निग्लिजिबल हो। अगर हम बात करें जो इसकी सबसे फेमस एग्जांपल है, कि अगर यहाँ से एक स्टेशन है, होशियारपुर का स्टेशन है और यहाँ पे जलंधर का स्टेशन है, तो होशियारपुर से जलंधर हम लेट कर लेते हैं 15 किलोमीटर, और यहाँ पे हमारी ट्रेन, तो ट्रेन को हम लेट करते हैं चार्ज। तो ट्रेन की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं 2 सेंटीमीटर जलंधर तक पहुँच गया हूँ, नहीं जी भाई, आप फिर भी यही कहोगे कि मैं 15 किलोमीटर दूर हूँ जलंधर से। तो इसी चीज़ को जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी चीज़ में, इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कूलम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है स्टैटिक चार्जेस के लिए। स्टैटिक मीन्स वो चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती। बट अगर हम मूवेबल चार्जेस की बात करें, कि अगर यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो उसमें जो कंसेप्ट है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी कथा ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रिक फोर्स में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं।
तो इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एटम को। तो हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन एटम में उसके सेंटर में होगा एक प्रोटॉन एंड साइड्स पे होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सीधी बात करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा r। r की वैल्यू क्या है इसकी, r की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो अब अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो कूलम्स लॉ का यूज़ करके हम इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी 8.1 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। एंड ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ करके हम इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी 3.7 इंटू 10⁻⁻47। तो अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स बड़ी हुई। तो देखा जाए तो 10⁻39 टाइम्स काफ़ी बड़ी टर्म है। 1 के नीचे 39 टाइम्स 0। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी ज़्यादा बड़ी फोर्स है। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है, एक तो मज़े की बात है और दूसरी बड़ी हैरान होने वाली बात है। तो पहली मज़े की बात तो ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिकल फोर्स से ही बनी हुई है, चिपकी हुई है। कह लें कि यहाँ पर मैं हो गया, आप हो गए, हमारा फ़ोन हो गया, जो चल रहा है वो इसी के कारण चल रहा है। तो अगर ये हो तो 1 मिनट में हम सारे बिखर जाएं। तो ये तो होगी मज़े की बात, बट यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी फोर्स होने के कारण भी अगर आप मेरे सामने आ जाओ, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, तो हमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा इस फोर्स के बारे में। और यहाँ हम ऐसा कहे कि इस फोर्स को हम डेली लाइफ में फील नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमने लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात की थी, यहाँ पे फील्ड कंसेप्ट के बारे में, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ओके, बाय बाय।